नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रेडॉक्स रिएक्शंस में हमने ये भी देखा है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं उसके एन फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम क्योंकि एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीख चुके हैं तो अब हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे और इसी का यूज करके एक नया कॉन्सेप्ट बना हुआ है इक्विवेलेंट, तो उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं एक जनरल आपको आयनिक इक्वेशन लिखकर दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक आयनिक इक्वेशन है और इस आयनिक इक्वेशन में ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अभी, ठीक है। यहां पर ये जो आपका MnO4 माइनस आयन है ये इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Mn2+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है प्लस यहां पर 2 है और यहां पर जो एक्सचेंज होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन का, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, और इसीलिए एन फैक्टर यहां पर कितना है 5, ठीक है। अब यहां पर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा कौन? इसके लिए हमारे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी तो होना चाहिए। तो ये रहा हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा और कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम अगर इसका एन फैक्टर देखें तो चेंज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया है वहां पर, तो एन फैक्टर कितना हो गया यहां पर 1, ठीक है। अब यहां पर ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ये इसको दे सकता है 5 इलेक्ट्रॉन्स। कब? अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर ये जो आपकी इक्वेशन है Fe2+ और Fe3+ के आगे जो कोफिशिएंट लग जाएगा वो होगा 5, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद आप ये देख पाओगे कि यहां पर 8H+ gives Mn2+ + 5 3+ + 4H2O। ये देखा आपने। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को रेडॉक्स रिएक्शन को लिखा जिसमें हमारा ये पार्ट जो है ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर आपने ये बात ध्यान से देखी होगी कि MnO4 माइनस, यहां आप देखो इसका कितना मोल रिएक्शन में प्रेजेंट है 1 मोल प्रेजेंट है। Fe2+ का कितना मोल प्रेजेंट है 5 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो कि MnO4 माइनस 1 मोल है, Fe2+ 5 मोल है, यानी इसका 1 मोल इसके 5 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा और बाकी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर ये कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टिंग जो अमाउंट है इनका यहां 1 मोल और यहां 5 मोल ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। मोल के टर्म में देखें तो ये हमें डिफरेंट नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में क्योंकि ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो इनका एक ऐसा अमाउंट है जो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। और उसी अमाउंट को यहां पर हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट के फॉर्म में। अब यहां पर देखने पर हमें मोल डिफरेंट नजर आ रहे हैं, बट क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है तो इसका जितना भी अमाउंट होगा वो इसके अमाउंट से तो कंप्लीटली रिएक्ट किया होगा, इसीलिए यहां पर 1 मोल भी खत्म हो गया, 5 मोल भी खत्म हो गया, ठीक है। बट यहां पर ये हमें दिख तो मोल के टर्म में तो डिफरेंट दिख रहा है ना। तो अब उसी अमाउंट को निकालने का हम यहां पर एक तरीका यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ये वो अमाउंट होता है जो इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, तभी ये कंप्लीटली रिएक्ट हुए हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम वो जो नई चीज यानी एक ऐसा अमाउंट इन दोनों का जो पूरी तरह से रिएक्ट हुआ है
वो होता है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इसका और इसका सेम होगा। अब यहां बात करते हैं इक्विवेलेंट होता क्या है। इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है। किसी भी स्पीशीज का जो इक्विवेलेंट होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो, मोल को उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर MnO4 माइनस के कितने मोल है, 1। एन फैक्टर अभी हमने ऊपर देखा कितना है, एन फैक्टर 5 आ गया। इसी तरह से इस पर आते हैं, Fe2 प्लस के मोल कितने हैं, 5 मोल। एन फैक्टर कितना था, ऊपर अभी हमने देखा एन फैक्टर कितना है, 1। तो आप देख सकते हो कि इसका जो अमाउंट यहां पर रिएक्ट हुआ है, इसका जो अमाउंट यहां पर रिएक्ट हुआ है वो सेम है। मोल के टर्म में ये डिफरेंट है, बट जो अमाउंट रिएक्ट हुआ है वो सेम है, क्योंकि इसमें यहां पर हमने इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो चेंज आया है उसको भी कंसीडर किया है, ठीक है। यानी ये किस चीज में कन्वर्ट हुए हैं हमने उसको भी कंसीडर किया है, तभी एन फैक्टर आया है। जब आप यहां प्रोडक्ट साइड को नहीं देखते, ठीक है, प्रोडक्ट साइड को नहीं देखते तो सिर्फ आप मोल की बात करते हो, पर जब आप रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट साइड को भी देखते हो और ये चेक करते हो कि आपका जो स्पीशीज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्पीशीज किस में कन्वर्ट हो रहा है, तब आप एक और क्वांटिटी का यहां पर यूज करते हो, वो है एन फैक्टर। और उसको जब हम यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम ये देखते हैं कि इसका जो अमाउंट है वो कंप्लीटली अगर इससे रिएक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसका और इसका अमाउंट सेम होगा। इसी वजह से पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने पर यहां कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमने इक्विवेलेंट सेम है बट मोल डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से हम यहां डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर। क्या कहा मैंने कहा इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम किसी चीज को दोबारा से कंसीडर करेंगे। यहां देखिए, जैसे मेरे पास आ गया यहां पर Cr2O7 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो इसका जो 1 मोल है ये डाइक्रोमेट आयन है, यहां पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, और यहां पर 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। चेंज कितना आया, 3 का। बट यहां पर हमें जितने भी क्रोमियम एटम है सबको कंसीडर करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लिए, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6। तो एन फैक्टर यहां पर डाइक्रोमेट का कितना आ गया, 6, ठीक है। अब यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, क्योंकि ये तो आपका रिडक्शन रिएक्शन है, यानी डाइक्रोमेट को यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना अपने रिड्यूस होने के लिए, तो उसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर जो है वो किसी से तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो यहां H2S जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 बन जाएंगे ऊपर वाले रिएक्शन के लिए, 3H2S 6H प्लस 3S एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट उससे पहले जरा हम यहाँ H2S का ये कोफिशिएंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ H2S का हम देखेंगे एन फैक्टर कितना है। यहां पर जो सल्फर होता है ये सल्फर -2 में होता है और यहाँ पे कितने में आ गया, 0 में आ गया, ठीक है। तो यहां पर एन फैक्टर कितना हुआ, चेंज कितना हुआ यहां पर 2 का, तो एन फैक्टर H2S के लिए कितना हो गया, H2S के लिए NF कितना 2, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली इक्वेशन, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, Cr2O7 माइनस प्लस कितना 3H2S प्लस यहां पर 6 है यहां पर 14 है तो 8H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस
कितना हो गया 3s प्लस 7h2o। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब आप इसमें देख सकते हो इनके जो मोल हैं वो कितने कितने हैं, ये है 1 मोल और ये है 3 मोल। पर जब हम इक्विवेलेंट देखेंगे तो देखना दोनों के सेम आएंगे। यहां 1 मोल, इसका एन फैक्टर कितना 6, यहां पर H2S के कितने मोल 3, पर अभी हमने देखा H2S का एन फैक्टर कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 इक्वल्स टू 6। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा स्पीशीज किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब हम उसको भी यहां कंसीडर करते हैं एज अ एन फैक्टर, तो जब हम मोल को उस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी अमाउंट आता है वो अमाउंट H2S के अमाउंट के भी इक्वल आएगा। ठीक है। अब इसी तरह से हम अगर किसी एक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल लें, जैसे हमारा एक स्पीशीज के कितने मोल हैं, ठीक है, उसका एन फैक्टर कितना है, जैसे यहां पर किसी भी चीज के मोल अगर हमें पता है, उसका एन फैक्टर पता है, तो उसके साथ रिएक्ट होने वाले सब्सटेंस के कितने मोल हमें यूज करने पड़ेंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। बट शर्त यह है कि वो जो रिएक्ट करने वाला स्पीशीज है उसका एन फैक्टर पता होना चाहिए। यानी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे अगर ए और बी आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके इक्विवेलेंट सेम होंगे, यानी एन ऑफ ए, एन फैक्टर ऑफ ए इक्वल एन फैक्टर ऑफ बी एंड एन फैक्टर ऑफ बी। यानी ये चार चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर अगर ए के बारे में उसके मोल हमें पता है, उसका एन फैक्टर हमें पता है, इसी तरह बी के बारे में हमें एन फैक्टर पता है, और हम ये फाइंड कर सकते हैं कि बी का कितना मोल इसके साथ रिएक्ट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाता हूं। देखिए, अब जैसे यहां पर Cr2O7 2- I- के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इसका मैंने लिया 1 मोल, ठीक है, और ये आपस में कंबाइन जब होते हैं तो यहां बनता है Cr3+ और यहां बनता है I2, ठीक है। तो अब मुझे ये पता लग गया कि ये जो मेरा कंबाइनिंग सब्सटेंस है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, और यहां जो कंबाइनिंग सब्सटेंस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये भी मुझे पता लग गया। बट अभी मुझे ये नहीं पता कि इसके मोल कितने, इसके यहां मुझे मोल कितने यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इजीली फाइंड कर लेंगे कि I- के कितने मोल की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या कहा, आपको एक सब्सटेंस की तो पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके कितने मोल, कितना एन फैक्टर, और जिस चीज के बारे में आपको मोल फाइंड करना है उसका एन फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो जो Cr2O7 2- है ये Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो एन फैक्टर होता है वो होता है 6। I- का एन फैक्टर निकालते हैं, यहां है -1, यहां है 0, चेंज कितना 1 का, चेंज कितना 1 का, तो एन फैक्टर कितना आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है। अब यहां देखो ये आपका A है, ये आपका B है, बट आपको B के यहां मोल नहीं पता कितने यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2- इक्विवेलेंट ऑफ I- कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है इसका 1 मोल, एन फैक्टर 6, इसके मोल हमें नहीं पता, इसका एन फैक्टर कितना 1। तो हम यहां देख सकते हैं एन फैक्टर कितना आ गया, मतलब एन मोल कितने आ गए, 6 मोल आ गए, ठीक है। तो यहां पर वो कहता है कि इसके 1 मोल के साथ इसके 6 मोल रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस अगर हम कर दें कंबाइनिंग एटम्स को, यहां इस तरह से बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब रिएक्शन लिखते हैं जो बैलेंस करके इनकी लिखी जाती है कंबाइंड मेथड। तो यहां देख सकते हो Cr2O7 2- 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H+ को गेन करके 2Cr3+ प्लस 7H2O में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके साथ यहां I- है, ये जब I2 में कन्वर्ट होता है तो ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। तो यहां देखो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6I- gives 3I2
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस कर दें तो आप देख सकते हो इजीली Cr272 माइनस के साथ 6i माइनस प्लस 14h प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस I2 इंटू 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इनकी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें इसका 1 मोल इसके 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है। बट हमने बिना इक्वेशन को बैलेंस किए बिना कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज वगैरह समझे हमने क्या किया, दोनों का एन फैक्टर पता किया और ए के मोल पता किए, तो हम ये जान सकते हैं कि बी के कितने मोल की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में आप जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उसके इक्विवेलेंट सेम होते हैं। अब इसी चीज को आप जब क्वेश्चन करते हैं नॉर्मेलिटी के, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे आप उनके इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। तो यहाँ जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे उनके इक्विवेलेंट सेम होते हैं, आप इक्विवेलेंट सेम रखोगे तो आपको पता लग जाएगा जो भी एक चीज आपको फाइंड करनी है। जैसे सेकंड सब्सटेंस जो है आपका उसके मोल फाइंड करने हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट को सेम रख दो, बट उसके लिए एक बात याद रखो कि एन फैक्टर सही से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, उससे आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उससे दो रिएक्टिंग सब्सटेंस में किसी एक का कितना मोल दूसरे के साथ कंबाइन होगा, इस चीज को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जब इसी चीज की इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को हम किसी एसिड या बेस पर अप्लाई करते हैं तो उसको देखते हैं। अब यहां पर जैसा मैंने कहा कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, और एन फैक्टर निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपका स्पीशीज स्टार्टिंग में क्या था और बाद में क्या बना है, यह पता होना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे मान लो ये एसिड है H2SO4, ठीक है, इसने किया रिएक्शन, और जब रिएक्शन किया तो यहां पर HSO4 माइनस प्लस H प्लस बन गया। ठीक है, अब यहां पर आप ये देख सकते हो इसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर 2H प्लस रिलीज कर सकता है, बट यहां पर इसने कितने सिर्फ एक ही H प्लस को रिलीज किया है। तो अब यहां पर जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस तरह से निकालेंगे। पहले इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जब हम मोल्स निकालते हैं, मोल्स में क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, बट जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है, अब एसिड का जस्ट आपको चेक करना है उसने कितने H प्लस दिए, वही उसका एन फैक्टर है। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट मास है किसका, H2SO4 का, उसका मोलर मास कितना होता है, 98 होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां पर उसका एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर ऊपर वाले रिएक्शन में कितना है, जस्ट 1। ठीक है, तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 98 ग्राम पर मोल। अब इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो जो भी इसका मास हमें गिवन होगा अपॉन 98 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट्स, उसके इक्विवेलेंट आ गए। बट अब यहां पर अगर ये H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस देता, ठीक है, तब इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, फिर से मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास क्या है, जैसा मैंने ऊपर बताया, इक्विवेलेंट मास के लिए आपको क्या करना होता है, मोलर मास को उसके एन फैक्टर से डिवाइड करना होता है। तो एन फैक्टर अब इस रिएक्शन में जो आपका रिएक्टिव स्पीशीज था वो SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब उसने 2H प्लस रिलीज किए। तो यहां अब आपको 98 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आएगा 49 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब आप जब इक्विवेलेंट यहां निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास को यहां पर इससे
49 ग्राम पर मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपके पास आएंगे इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां हमने ये देखा कि जब किसी भी रिएक्शन में आप इक्विवेलेंट निकालते हैं किसी एसिड के लिए, तो आपको मास के नीचे रखना होता है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। इस चीज को ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। जैसे आप किसी सॉल्ट की बात करें, उसका इक्विवेलेंट मास, जैसे हमारे पास है MgCl2, अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर होता है। और ये मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, टोटल नेगेटिव। सॉल्ट में तो वो इक्वल होते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस होगा, Cl के ऊपर -1 होता है, 2Cl है तो -2 होगा। ठीक है, तो टोटल 2 चार्ज होगा, तो यहां पर हम मोलर मास को यहां किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, वो होगा इसका इक्विवेलेंट मास, किसका, MgCl2 का। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास एक ये सॉल्ट है Al2SO4 होल थ्राइस, इसका अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एन फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसका एन फैक्टर होता है 6, क्यों, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम का टोटल चार्ज है +6 और सल्फेट का टोटल चार्ज है -6। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनका एन फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अगर आपके पास कोई एसिड किसी तरह से कोई बेस हो तो उसमें OH- आपको चेक करना है कि वो कितने OH- रिलीज करता है, उसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है यहां पर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, उसको लिख देते हैं यहां पर, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इस तरह से। ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इक्विवेलेंट मास निकाला H2SO4 का, उसके भी आपको ये याद रखना है कि उसने कितना H+ दिया। फिर इसी तरह से हमने यहाँ H2SO4 जब इस तरह से 2H+ देता है तो हमने इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करते हैं। तो यहाँ 49 किस तरह से आया, मास अपॉन एन फैक्टर 2 से डिवाइड किया और 49 आया, इसीलिए हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसी तरह जो सॉल्ट होता है यहाँ पर टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव देख लो, और इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, मोलर मास मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पर 24, यहाँ पर 71 होगा, बस सम करके ऊपर मोलर मास ही तो आपको रखना है। ठीक है, एन फैक्टर को प्लीज ध्यान देना, इक्विवेलेंट मास के लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह Al2SO4 के साथ। अब यहाँ जाते जाते इस वीडियो में बस एक बात और कहूंगा मैं, अगर कोई मेटल आयन आपको दिया हुआ है, जैसे सिंपल मान लेते हैं हमें दे दिया बेरियम 2+, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो जस्ट उसके ऊपर जो चार्ज है मोलर मास से उसको डिवाइड कर दो, वही उसका इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है, यानी सॉल्ट और आयंस के फॉर्म में अगर आपको कुछ दिया है तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो और मोलर मास से डिवाइड कर लो। बट अगर कोई ऐसी स्पीशीज जो अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है तो आपको उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर एन फैक्टर निकालना है और उसी के बेसिस पर इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो आई होप आपको इस वीडियो में इक्विवेलेंट मास समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे चैनल की बहुत मदद होती है। थैंक यू वेरी मच।